हेलो बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया होंगे। आज अपन बात करते हैं नाभिक के बारे में। तो कल आपने देखा अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें। आज उसी के ऊपर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अल्फा अक्षय, बीटा अक्षय और गामा अक्षय। अक्षय का मतलब होता है कुछ ऊर्जाएं उत्सर्जन होना, उसकी मान में कमी आना, उसको अक्षय बोलते हैं। तो आपने कल अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण, ये रेडियो एक्टिव पदार्थ से जब तीन किरणें निकलती हैं, तीनों किरणों के बारे में आपने जाना। अल्फा किरण, बीटा किरण व गामा किरण। इन्हीं के आधार पर उसी पार्ट को आगे बढ़ते हुए साथ में लेते हैं। अल्फा अक्षय, बीटा अक्षय, गामा अक्षय। तो सबसे पहले पार्ट को देखते हैं, अल्फा अक्षय। अल्फा अक्षय ये रेडियो एक्टिव पदार्थ में जब इसकी परिभाषा बनाते हैं, कैसे बनाते हैं? रेडियो पदार्थ में अल्फा या ऐसे भी बना सकते हो, रेडियो एक्टिव पदार्थ में नाभिक से निकलने वाले अल्फा किरणें को अल्फा अक्षय कहते हैं। या दूसरी परिभाषा बनाए तो आप ऐसे भी बना सकते हो, रेडियो एक्टिव पदार्थ में विघटित होने पर अल्फा किरण के उत्सर्जन होने की घटना को अल्फा अक्षय कहते हैं। इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं। अक्ष एक तत्व है, जेड परमाणु क्रमांक है, ए द्रव्यमान संख्या है। जब कोई अल्फा कण निकलता है तो ये क्या निकलता है? वाई Z-2 A-4 प्लस 2He4 प्लस ऊर्जा निकल जाती है, जो अक्षय के रूप में उत्सर्जन हो जाता है। या एक उदाहरण ले लेते हैं, यूरेनियम 92 238। जब कोई अल्फा कण निकालते हैं तो ये थ्योरिनियम हो जाती है 92 234 प्लस 2 हीलियम का कण, जिसको बोलते हैं अल्फा कण, और ऊर्जा निकल जाती है। इससे आपको यह क्लियर हो गया कि जब कोई अल्फा अक्षय जब कोई निकलता है तब वो हीलियम नाम का तत्व बाहर निकल जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि इसके परमाणु क्रमांक की संख्या में 2 व द्रव्यमान की संख्या में 4 की कमी हो जाती है। यह तो था आपका अल्फा अक्षय। इसी के आधार पे आप क्या क्या कर सकते हो? बीटा अक्षय। ये रेडियो एक्टिव पदार्थ में ये नाभिक से निकलने वाला बीटा कण को बीटा अक्षय कहते हैं। बट ये बीटा अक्षय है ना, इनके दो पार्ट होते हैं। एक तो होता है बीटा अक्षय प्लस, एक होता है बीटा अक्षय माइनस। तो इनमें एक इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है, इनमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। यह याद रखना आपको। कैसे? जैसे कोई तत्व देखते हैं, अक्ष जेड ये तत्व है। जब कोई बीटा प्लस है तो यहां से क्या निकलता है? जेड की जगह वाई हो जाएगा, वाई जेड प्लस 1। अब ध्यान से देखिए, ये इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है, त्यागता है तो उसका मतलब क्या हो गया कि इसके मान में कमी आएगी, तभी तो इलेक्ट्रॉन के मान में वृद्धि होगी। और ये क्या हो जाएगा? ए प्लस -1 इलेक्ट्रॉन 0। इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है और ऊर्जा निकल जाती है। ये किस में होगा? बीटा प्लस में। दूसरा देखिए, बीटा माइनस में, अक्ष जेड ए बीटा माइनस, तो ये हो जाएगा अक्ष जेड प्लस 1 ए -1 इलेक्ट्रॉन 0 प्लस ऊर्जा। यह आपका बीटा अक्षय होगा। इसका मतलब ये हो गया कि अल्फा अक्षय ये तो रेडियो एक्टिव पदार्थ में विघटित होने पर या रेडियो एक्टिव पदार्थ के नाभिक से निकलने वाला अल्फा कण, इसकी परिभाषा में यह भी कर सकते हैं
ये आपका हो जाएगा। इसमें क्या परिवर्तन आएगा, इसके परिवर्तन में आएगा कि द्रव्यमान की संख्या में 2 की कमी, सॉरी 4 की, और परमाणु क्रमांक की संख्या में 2 की कमी। इस प्रकार का पदार्थ है, यह तत्व है, वो अल्फा से निकलता है। और बीटा से क्या होता है, अगर बीटा प्लस और बीटा माइनस दो में ये अंतर होता है, बीटा प्लस में तो 1 इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है, बीटा माइनस में 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो ये क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है, कम हो जाता है, और ये कम होते ही इंक्रीमेंट हो जाता है। यहाँ इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है, ये माइनस में हो जाता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन देना पड़ता है, तो ये बीटा माइनस हो गया। बीटा माइनस को माइनस से 1 इलेक्ट्रॉन और बीटा प्लस को प्लस 1 इलेक्ट्रॉन से व्यक्त करते हैं। ये आपका हो गया अल्फा और बीटा। अब बात करते हैं गामा अक्ष की। अब देखिए बच्चों, गामा अक्ष, तो परिभाषा देखिए, पदार्थ नाभिक से उच्च ऊर्जा का फोटोन उच्च ऊर्जा का फोटोन उत्सर्जित होने की घटना को गामा अक्ष कहते हैं। जैसे जेड एग्जाम्पल लेते हैं, अक्ष जेड ए गामा अक्ष, अक्ष जेड ए स्टार प्लस ऊर्जा। अब ध्यान से देखिए, यह उत्तेजित अवस्था है, ये मूल अवस्था है, ये ऊर्जा है। और ये क्या करता है, एक फोटोन निकालता है, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर। इसका मतलब ये होता है कि जब गामा किरण रेडियो एक्टिव पदार्थ के नाभिक में से जब कोई फोटोन निकलता है और वो फोटोन उतनी ऊर्जा का एक इलेक्ट्रॉन के बराबर अपनी ऊर्जा को लॉस्ट कर पाता है, तो इसका मतलब ये होगा कि अल्फा व बीटा में कोई ना कोई परिवर्तन होता है तत्व में, बट गामा में कोई परिवर्तन नहीं होता। एक उत्तेजित अवस्था होती है जो क्रिया करने की सक्षम होती है, एक होती है मूल अवस्था जो आपको पदार्थ को बनाना होता है या लाना होता है, वो तो होती है मूल अवस्था, एक होती है उत्तेजित अवस्था। इनको मैंने स्टार से व्यक्त किया कि जो भी समीकरण का मान था, ये क्या करेगा, गामा किरण एक फोटोन की तरह ये रिएक्शन में सहयोग तो कर देगा, बट ये जो मूल अवस्था है वो उसी तरह ले आएगा जो तत्व पहले था। तो ये फोटोन की तरह काम करता है, न तो इसमें कोई इंक्रीमेंट होती है द्रव्यमान की संख्या में, न कोई परमाणु क्रमांक की संख्या में वृद्धि होती है। ये एक तरह का एक रिएक्शन से दूसरी रिएक्शन में कन्वर्ट करने का काम करती है। तो आपने देखा अल्फा और बीटा अक्ष, एक देखा आपने गामा अक्ष। इसमें तो एक तत्व निकलता है 2He4 हीलियम का, अल्फा का, और इनमें 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक बीटा प्लस में एक बीटा माइनस में। तो वहां से 1 इलेक्ट्रॉन निकलता है, यहाँ से -1 इलेक्ट्रॉन में अंतर होता है, और यहाँ से एक फोटोन निकलता है। ये आपका मेन पार्ट था। ये पार्ट अगर आपको समझ में आ गया तो अल्फा बीटा गामा अक्ष के बारे में समझ में आ जाएगा। उससे पहले आपने अल्फा बीटा किरणें गामा देखी थी रेडियो एक्टिव पदार्थ से। अब आगे के टॉपिक पे चर्चा करते हैं, तब तक इस टॉपिक की रिवीजन कीजिए आप। देखिए बच्चों, रेडियो विघटन का नियम, ये नियम ज्ञात करते हैं। रेडियो विघटन का मतलब होता है कि अस्थायी नाभिक जब टूटती है तो अल्फा बीटा गामा किरणों में विसर्जित हो जाती है। पहले आपने देखा। अब क्या करा है कि रेडियो विघटन का नियम, ये एक नियम दिया गया है रेडियो विघटन के ऊपर। रेडियो एक्टिव पदार्थ अल्फा बीटा गामा किरण थी, अल्फा बीटा गामा अक्ष था, उनसे निकलने वाला अस्थायी नाभिक से जो भी पदार्थ है जो अलग अलग टुकड़ों में विभाजित हो जाता है, विघटन दर उस समय स्थित नाभिकों की संख्या के समानुपाती होता है। नाभिक का मतलब न्यूक्लियर एन से व्यक्त किया गया। तो ये कहने का तात्पर्य यह करा है कि dN/dt समानुपाती n इस नाभिक के समानुपाती के बराबर होता है। ये जितने समय में जितने रेडियो एक्टिव पदार्थ में जो परिवर्तन होता है
वो नाभिक की संख्या के परिवर्तन के बराबर होता है। तो आप ऐसे भी व्यक्त कर सकते हो। देखिए ध्यान से, देखिए बच्चों, ये नियम और ये नियम आपके समान है। ये समीकरण नंबर 1 होगी। अब करें ये जो समानुपाती जो चिन्ह है ये हटाते हैं, तो ये क्या लिखते हैं, लैम्डा एन, और जहां यह लैम्डा है ये विघटन नियतांक है। ठीक है। अब करेंगे दोनों तरफ, या एक काम करते हैं, इस समीकरण को ऐसे लिख देते हैं, डी एन अपॉन डी टी बराबर माइनस लेमडा एन। अब एन है उसको तो ले लेते हैं नीचे, ध्यान से देखिए बच्चों आप, और टी है उसको भेज देते हैं यहां। ये समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 समाकलन करने पर तो क्या हो जाएगा बच्चों, एन 0 से लेकर एन तक, और यह जाएगा डी एन अपॉन एन और माइनस लेमडा डी टी, और यहां से जाएगा 0 से टी, और ये जो लेमडा है इसको ले लेते हैं बाहर और डी टी के सापेक्ष समाकलन कर देंगे। अगर ये समाकलन करोगे तो ये लॉग में आ जाएगा, लॉग एन, ये माइनस लेमडा टी के रूप में आ जाएगा। ये टी है तो टी माइनस 0 टी आ जाएगा। ठीक है। अब इनकी रेंज रख दीजिए आप, लॉग, ध्यान से देखिए, एन माइनस लॉग ई एन 0 माइनस लेमडा टी। यहां देखिए, अब कह रहा है कि ये लॉग का फॉर्मूला एन अपॉन एन 0, ये ई एन बराबर एन 0 e की पावर लेमडा टी, इतना माना जाएगा। समीकरण नंबर 3। जब ग्राफ बनाओगे तो ये तो आ जाएगा 0, ये हो जाएगा टी, ये हो जाएगा एन, इसको ऐसे ज्ञात कर दें, ये आधी हो जाती है एन 0, ये हो जाएगा टी। अब कह रहा है कि यहां एन समय टी का जो मान है 0 रखने पर, एन का मान एन 0 हो जाता है, टी का मान इनफाइनाइट रखने पर तो एन का मान 0 हो जाता है। ये याद रखना। क्यों हो जाता है देख लीजिए आप, ये कह रहा है कि टी का मान 0 रखते हैं तो e की पावर 0 हो जाएगा। देखिए ध्यान से, n बराबर एन 0 e की पावर माइनस लेमडा 0 इंटू लेमडा इंटू 0, तो ये संख्या 0 हो जाएगी। तो n बराबर एन 0 e की पावर 0, तो e की पावर 0 का मान हमेशा 1 होता है, चाहे माइनस में हो प्लस में हो, तो n बराबर क्या हो जाएगा एन 0, ये मान आपका आ जाएगा। इसी तरह टी का मान इनफाइनाइट रखेंगे तो ये एन का मान 0 आ जाएगा। तो इस तरह की ये कंडीशंस हैं, आप आराम से याद कर सकते हो। करना क्या है, कुछ नहीं है, ये करा रेडियो एक्टिव पदार्थ हो गया, समय के सापेक्ष जितने भी रेडियो एक्टिव पदार्थ की जो संख्या होती है वो उस मान के बराबर होती है जो परमाणुओं की संख्या होती है कुल, उस समय स्थित नाभिकों की कुल संख्या के समानुपाती होती है। इस समानुपाती की चिन्ह हटाने के लिए लेमडा रखेंगे जो ये विघटन नियतांक है। अब डी टी, इस पोर्शन को इधर भेज देंगे, एन को यहाँ भेज देंगे और लॉग के रूप में समाकलन करेंगे। तो आपको पता है 1/x का जो समाकलन होता है वो log x होता है, तो ये log x के रूप में ले लेंगे, ये समय के सापेक्ष ले लेंगे और ये log है वो इधर एंटी लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा और ये एक तरह से n0 को यहाँ भेज देंगे, समीकरण हो जाएगा। इस कंडीशन में अगर समय का मान 0 रखते हैं तो ये n0 आ जाता है, अगर ये कंडीशन इनफाइनाइट रखते हैं तो इसका टोटल मान है वो 0 आ जाता है। इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। ये आपका ग्राफ है, यह कुल परमाणु की संख्या, नाभिकों की संख्या, ये 0 है, ये समय के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है दोनों के सापेक्ष के साथ, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। देखिए ध्यान से, ये माइनस में है
और ये क्या होगा, अगर ये इसको टी के बराबर रखेंगे तो ये वक्रमानुपाती चला जाएगा, पॉजिटिव मान। तो ये क्या है, नाभिक में परमाणु की संख्या प्लस समय के सापेक्ष वक्रमानुपाती रूप में घटती है, कम हो जाती है। ये एक तरह का ग्राफ हो गया, इस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हो, देख लीजिए आप। देखिए बच्चों, रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्धायुकाल, इसका मतलब होता है कि जो दिया गया समय है वह आधा, अर्ध का मतलब होता है आधा, और रेडियो एक्टिव पदार्थ है जो आपने जस्ट अभी देखा, जो पिछला आपने याद किया था रेडियो एक्टिव पदार्थ की विघटन की दर, वो क्या थी, n बराबर n0 e की पावर माइनस लेमडा टी, ये एक समीकरण आई थी। अब कह रहा है कि जो समय है अगर उसका आधा कर दी जाए, आधे समय के अंदर जो रेडियो एक्टिव पदार्थ की जो संख्या रह जाती है, नाभिक की जो संख्या, उसी को बोलते हैं रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्धायुकाल। वह समय जब रेडियो एक्टिव पदार्थ में नाभिकों की संख्या घटकर आधी रह जाए, इसका मतलब n का जो मान है वो n0/2 हो जाता है। कब, जब समय का मान t/2 हाफ दिया, उसके उपरांत में क्या मान आता है, वो ही मान रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्धायुकाल कहलाती है। देखिए ध्यान से कैसे, ये आपके सामने समीकरण नंबर 1 दे रही है, तो ये कह रहा है n की जगह n0/2 रखने पर, तो यहां से कह दीजिए समीकरण नंबर जो 2 है, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि आपका जो समय है वो t/2 हाफ अर्धायुकाल रखने पर, नाभिकों की संख्या n0/2 हो जाती है। तो यहां से n का जो मान है वो n0/2 रखने पर 1 में, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान से देखो, n0/2 n0 e की पावर माइनस लेमडा टी, n0 से n0 कैंसिल, 1/2 e की पावर माइनस लेमडा टी, इसको इधर भेजेंगे तो e की पावर लेमडा टी, और ये हो जाएगा 1/2। अब कह रहे हैं इसको अपोजिशन में रख देंगे तो ये लेमडा टी की जगह क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। रिवर्स कर देंगे ना, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव से पॉजिटिव और ये ऊपर चला जाएगा। अब e को इधर ले जाओ आप, तो ये लॉग में चेंज हो जाएगा, एंटी लॉग को लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा, e की फॉर्म में, अब ये लॉग में हो जाएगी। अब t का मान चाहिए आपको, तो t बराबर log e की पावर 2 अपॉन लेमडा, इसका जो मान होता है वो 0.93 अपॉन लेमडा, तो t का जो मान है वो t/2 पर कितना हो जाता है, इतना हो जाता है अपॉन लेमडा, ये आपकी अर्धायुकाल है। इतना मान आपका रह जाता है जब आपके नाभिकों की संख्या घटकर आधी हो जाती है समय के सापेक्ष, तो 0.693 अपॉन लेमडा, लेमडा है विघटन नियतांक, विघटन की दर, जो आपने इस फॉर्मूले को ड्राइव किया था उससे पहले जो आपने लेमडा यूज किया था। यह रेडियो एक्टिव विघटन की संख्या आपने ज्ञात की, इसके ऊपर आपने समय के सापेक्ष इनकी परमाणु की संख्या, नाभिकों की जो संख्या है वो आधी कर दी, आधी करने के बाद आपका जो कैलकुलेशंस है वो आपके सामने आ रहा है, ये इतना मान रह जाएगा। ये आपका नाम है रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्धायुकाल। जो समस्या कह रहा है वह समय जो रेडियो एक्टिव पदार्थ के नाभिकों की संख्या, कहने का तात्पर्य ये कि जो संख्या है नाभिकों की वो आधी हो जाती है समय के सापेक्ष, इसी का नाम होता है रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्धायुकाल। ध्यान से देखिए बच्चों, अब देखिए बच्चों, माध्य आयु का मतलब होता है मीन एज, इसको आप तारक की तरह व्यक्त करते हैं। किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ में माध्य आयु सभी परमाणुओं के आयु का योग और कुल परमाणुओं की संख्या के अनुपात को माध्य आयु कहते हैं। कहने का मतलब ये होता है कि जो माध्य आयु आप याद करते हो इसको बोलते हैं सभी परमाणुओं की, सभी
आयु का योग बट्टा कुल परमाणुओं की संख्या के अनुपात को मध्य आयु कहते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि सभी परमाणुओं के आयु का योग और कुल परमाणुओं की संख्या के अनुपात को मध्य आयु कहते हैं। यह टेक्निकल तरीके से परिभाषा आपको याद हो जाएगी अगर ये लाइन नहीं याद है। किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ में मध्य आयु, कोई भी रेडियोएक्टिव पदार्थ हो जिसमें सभी परमाणुओं की आयु का योग और कुल परमाणुओं की संख्या के अनुपात को मध्य आयु कहते हैं। और मध्य आयु को टार्क से व्यक्त करते हैं, टार्क का साइन लिया। अब है आपकी जो समीकरण है इससे प्रूव करते हैं। n बराबर n0 e की पावर माइनस लेमडा टी, ये एक समीकरण आई थी। रेडियोएक्टिव विघटन का नियम, विघटन के नियम से अब कह रहा है कि समीकरण नंबर 1 का अवकलन करने पर तो यह जाएगा dn/dt माइनस लेमडा n0 e की पावर माइनस लेमडा टी। क्योंकि बच्चों समय का सापेक्ष करेंगे तो ये माइनस जो लेमडा है ये इधर आ जाएगा। आपने अवकलन करते हो ना अक्षांश का, तो ये जाएगा n अक्ष की पावर n-1 ये आ जाएगा। तो ये जो अक्षांश के ऊपर जो ये चिन्ह है n, ये यहाँ जाएगा, तो ये माइनस लेमडा है तो यह जाएगा और लेमडा बाई टी रह जाएगा। और ये समय का सापेक्ष करेंगे। अब कह रहा है कि जो dn वो माइनस लेमडा n0 e की पावर माइनस लेमडा टी और dt, ये आपकी समीकरण आ जाएगी dn की। अब इस dn की समीकरण के माध्यम से आपको ज्ञात करना है मध्य आयु। जीरो से इन्फिनिट dn अपॉन 0 से इन्फिनिट dn। जब आप इसमें मान रखते हो 0 से इन्फिनिट t, ये हो जाएगा लेमडा n0 e की पावर माइनस लेमडा टी dt, और यहाँ से आ जाएगा n0, कुल परमाणुओं की संख्या हो जाएगी n0, ये हो जाएगा t जो आपके सामने t है, और dn का मान है उस समीकरण नंबर 2 से दिया हुआ है लेमडा n0 e की पावर माइनस लेमडा टी और dt। ध्यान से देखिए कि ये मोड में है, मोड में सारे के सारे मान ऋणात्मक से धनात्मक में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अब इस समीकरण को जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या जाएगा बच्चों, ध्यान से देखिए 1/n0, और यहाँ से क्या जाएगा 0 से इन्फिनिट टी n0, यहाँ से लेमडा ले लेते हैं n0 e की पावर माइनस लेमडा टी dt, n0 से n0 कैंसल, तो आपकी जो मीन आयु है वो क्या बचेगा। ध्यान से देखिए ये लेमडा है, ये इधर आ जाएगा, ये लेमडा इधर ले लिया। इस समीकरण को जब करते हैं 0 से इन्फिनिट टी e की पावर माइनस लेमडा टी और dt, जब इस समीकरण को और क्लियर करते हैं तो यह जाएगा लेमडा, और यहाँ से हो जाएगा 1 लेमडा का स्क्वायर, तो ये लेमडा से लेमडा कैंसल 1 लेमडा। तो ये जो मान है ये आपका जाएगा मीन आयु है वो जाएगा 1 लेमडा, यह समीकरण नंबर आ जाएगी आपकी 3। तो इसका मतलब हो गया कि मध्य आयु विघटन अक्ष के नियतांक व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये आपको लॉजिक क्लियर हो जाएगा मध्य आयु का। कहना कुछ नहीं है, पहले समय के सापेक्ष अवकलन कर लिया, अवकलन करते इसी रेंज में रखना है। ये टी dn, तो ये मान तो आपने यहाँ से रख दिया। मोड का मतलब इस सारा का सारा मान पॉजिटिव रखना है, और ये n0 है, ये कुल परमाणुओं की संख्या, dn का मतलब होता है n0, इसे n0 से n0 कैंसिल हो रहा है, लेमडा बाहर रख लिया। और अब आपके सामने जो बचा इसका जब आप समाकलन करोगे तो ये समाकलन आ जाएगा 1 लेमडा का स्क्वायर, और ये लेमडा और लेमडा से कैंसिल 1 लेमडा बच जाएगा। यही इससे पता चलता है कि मध्य आयु है वो विघटन के नियतांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अक्षय नियतांक किसका मतलब ये हो गया
कि 1 जो लैम्डा है वो आपने यूज किया था रेडियो एक्टिव पदार्थ के विघटन के नियम में समानुपाती नियतांक, ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती हैं, ये आप देख लीजिए। अब देखिए बच्चों, अर्धायु और शतायु के मध्य संबंध ज्ञात करते हैं। अर्धायु आपने देखा क्या था, अर्धायु का मतलब था कि जो टी का मान है वो 1/t पर क्या था, वो मान आपको याद रखना है। और शतायु मीन बराबर ये जो मान था वो ये रखना है। तो इस पे क्या मान था बच्चों, इस पे मान था 0.693 इंटू लेमडा, या था log e⁻²/लेमडा, और यह मान क्या था 1/लेमडा। ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2। अब इसमें भाग दे देते हैं। समीकरण नंबर 1 में 2 का भाग देने पर तो t का हाफ मीन ये क्या जाएगा 0.693 इंटू लेमडा, और यहां से हो जाएगा लेमडा 1 इंटू लेमडा, या ऐसे कर दीजिए, ठीक है। तो ये लेमडा से लेमडा कैंसल, तो यह जाएगा 0.693। अब कह रहा है कि t1/2 का मान आ जाएगा 0.693 और मीन, ये समीकरण आ जाएगी 3। अगर आपको ये मान चाहिए मीन का तो क्या जाएगा, ध्यान से देखिए, ये मान चला जाएगा t1/2 अपॉन ये जो संख्या है 0.693, ये आपका मीन का मान आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप इनके मान को देख सकते हो। यही था अर्धायु और अशतायु के मध्य संबंध। और रेडियो विघटन नियतांक का जो मान है वो क्या था, n बराबर n0 e⁻−λt। इसका जो ग्राफ था वो इस तरह से आया था, 0 से था, ये n0 था और ये आपका n0/2 था, आदि संख्या थी और ये समय था। इस तरह का ग्राफ आया था जो आपने ज्ञात किया था। यह था रेडियो विघटन के नियतांक का नियम। ये आपका अर्धायु आ गई, ये औसतायु आ गई। इन दोनों को आपने डिवाइड करके ये मान अर्धायु का आ गया, ये आपका औसतायु का आ गया, ये रेडियो विघटन नियतांक का मान होगा, ये ग्राफ हो गया। जब भी कोई परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए, या तो आपको न्यूमेरिकल देगा या आपसे वो कैलकुलेशन को ड्राइव कराएगा। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है आज का, 90 के अंदर सबसे बड़ा पार्ट यही है। इसी पार्ट को आपको समझने की जरूरत है। अगर ये पार्ट आपने पकड़ लिया तो मोस्टली चैप्टर को आपने समझ लिया। बाकी की जितने भी चीज़ें वो भी इंपॉर्टेंट है, पर उतना नहीं है जितना ये पार्ट है। इससे संबंधित न्यूमेरिकल्स आते हैं, ये आपको ड्राइव करने के लिए बोल देते हैं, आरबीएसई बोर्ड हो सीबीएसई बोर्ड हो। तो इसी के साथ में आज का वीडियो को कंप्लीट करते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन दबाकर आप हमारी टीम का हिस्सा बन जाइए। हमारे चैनल में जो भी आने वाली वीडियोस हैं वो आपके पास नोटिफिकेशन के तौर पे मिलते रहेंगे, और अब लगातार धीरे धीरे काम करते रहेंगे। 1 सितंबर से क्लासें भी चालू हो रही हैं ऑफलाइन, वहाँ से जैसे अटेंड करेंगे उसके बाद वीडियोज़ आपके पास स्कूल से लाइव आते रहेंगे। जो भी अगर आपको डाउट्स है वो डाउट्स कमेंट्स के माध्यम पूछते रहना। 11th क्लास के हैं या इनके ऊपर अब न्यूमेरिकल्स हैं, वो न्यूमेरिकल्स डालेंगे। जैसे चैप्टर पूरे हो जाते हैं 12th पार्ट, उसी के बाद हर एक चैप्टर के न्यूमेरिकल डालेंगे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के। उनसे समझेंगे कि न्यूमेरिकल आखिरकार कैसे निकाले जाते हैं, कैसे समझा जाता है, कैसे उसको सोल्व किया जाता है। इसी के साथ में मैं इस वीडियो को यहीं क्लोजअप करता हूँ, और कल नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टाइम के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू।